बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना न्याजी, बहुत शुक्रिया आपका। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की शो का आगाज करेंगे आज की अच्छी बात से। दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी की इब्तदा एक सोच से हुई है और अजीम लोगों को मुनफरिद बनाने वाली ताकत का नाम भी उनकी सोच है। सोच की अपनी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि हर शख्स की अगर बात की जाए उनके सोच के जो जाविये हैं वो क्या तब्दीली लाना चाहते हैं अपने मुआशरे में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सोच एक हकीकत को चूंकि जन्म देती है और आपके तमाम हालात आपकी सोच के मरहून मिन्नत है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा एक्चुअली बन जाते हैं बिल्कुल। और जो शख्स कामयाबी और खुशहाली का नहीं सोचता वो उसे हासिल भी नहीं कर सकता। और अच्छा सोचने वालों को हमेशा से दुनिया की ज़रूरत रही है। कामयाब सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है और कामयाब सोच का मालिक कभी भी किसी का ग़ुलाम नहीं रह सकता। अच्छे जो सोचने वाले लोग होते हैं वो बेहतर बल्कि बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो हमेशा ज़िंदगी को उम्मीद की नज़र से देखते हैं और मुस्तकबिल के लिए जो है वो पुर उम्मीद हमें नज़र आते हैं। अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल भी हमने इस पर बात की कि अगर गुमान अच्छा करते हैं, अगर आप सोचते अच्छा हैं तो प्रैक्टिकली चीज़ें वैसी हो जाती हैं। और हम ना नाज़रीन को ना सोचने के जो मराहिल है ना नॉर्मली हमारे मुआशरे में, उसकी थोड़ी एग्जांपल देते हैं। वो एग्जांपल ये है हिना कि अच्छा इसने मुझे ये कहा तो इसका मकसद ये होगा, इसने मुझे ये ताना दिया तो अच्छा महीना पहले मैंने इससे ये बात की थी तो शायद आज इसलिए इसने मुझे ये बात की है। ठीक है, ये है वो सोच। अच्छा ये आप सोच रहे हैं, हालांकि बात करने वाला या किसी का रवैया जो जरूरी नहीं है बिल्कुल वो आपके सोच के खानों में से ढूंढ के उसने को बात की कि मैंने आज इसको ये बात की। एब्सोल्युटली। और जमील, जैसे कि आपने सोच की बात की और माइंडसेट की बात की, तो मुझे अभी तक याद है कि हमारी क्लास फेलो होती थी, रमीशा उनका नाम था, और वो अपने नाम के साथ हमेशा लिखती थी डॉक्टर रमीशा, बचपन से लिखती थी। अभी तो वो मतलब AO लेवल से लिखना शुरू हो गई। तो हम जब उनसे पूछते थे कि आप डॉक्टर क्यों लिखती हैं, तो वो ये कहा करती थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी। और माशाल्लाह से अब वो डॉक्टर हैं और उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सोच का जो है ना बहुत ज्यादा अमल दखल है हमारी जिंदगी में। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। मैं यही कहने लगा था कि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी नेगेटिव हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे। कल बात कर रहे थे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे, तो आज हम बेसिकली उसमें सोच की बात करें, क्योंकि सोच का जो अमल दखल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। लिहाजा जी आज की अच्छी बात को लगाते हैं फुल स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज चेंज ऑफ कमांड का दिन है। नए आर्मी चीफ अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं। आज पुरवकार तकरीब होगी GHQ में और इस तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी कमान की अलामत समझे जाने वाली जो स्टिक है, एजाजी शमशीर है, वो सैयद आसिम मुनीर के हवाले करेंगे और जनरल आसिम मुनीर इस छड़ी को हाथ में लेते ही पाकिस्तान आर्मी कमांड संभालने वाले 71वें आर्मी चीफ बन जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल के शोल्डर रैंक्स और कॉलर मेडल लगाकर तकरीब में शरीक होंगे। रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इस तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज के अलावा आला सिविल अफसरान और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात भी शिरकत करेंगी। तो हम सबसे पहले नए आर्मी चीफ जनरल आसिम की अचीवमेंट्स, उनकी जिंदगी के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की कमान संभाली। उन्हें 2017 के अवाइल में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और अगले साल अक्टूबर में ISI के सरबराह मुकर्रर हुए। ताहम इस ओहदे पर उनकी तकर्री 8 माह तक रही। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर तैनाती से कबल उन्हें गुजरांवाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात किया गया था, जहां वो इस ओहदे पर 2 साल तक तैनात रहे थे। सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने 2 माह बाद चार्ज संभाला। गजाला नौरीन, सुनो TV, इस्लामाबाद। जनरल आसिम मुनीर आज फौज की कमान संभालेंगे और 71वें आर्मी चीफ होंगे। पिछले 70 सालों में कितने आर्मी चीफ्स तब्दील हुए, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं।
अयोध्या में पाकिस्तान के बाद बरतानिया के सर फ्रैंक वाल्टर मैसेवी पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे, जो अगस्त 1947 से फरवरी 1948 तक तैनात रहे। जनरल डगलस डेविड ग्रेसी को दूसरा आर्मी चीफ तैनात किया गया। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान तीसरे, जनरल मोहम्मद मूसा चौथे, जनरल मोहम्मद याहिया खान पांचवें, जनरल गुल हसन पाकिस्तान के छठे आर्मी चीफ थे। जनरल टिका खान बड़ी फौज के सातवें, जनरल जियाउल हक आठवें, जनरल मिर्जा असलम बेग नौवें, जबकि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 10वें सिपाह सालार थे। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को पाकिस्तान का 11वां, जनरल जहांगीर करामत को 12वां, जनरल परवेज मुशर्रफ को 13वां सिपाह सालार तैनात किया गया। जनरल अशफाक परवेज कयानी मुल्क के 14वें, जनरल राहील शरीफ 15वें, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा बड़ी फौज के 16वें सिपाह सालार हैं, जो 29 नवंबर 2022 तक ओहदे पर रहेंगे। गजाला नौरीन, सुनो टीवी, इस्लामाबाद। तो जनाब, नए आर्मी चीफ आज अपना ओहदा संभालेंगे और हमारी जो फौज है, हमारी सरहदों की हिफाजत की जो जामिन है, हमें इस फौज पर फख्र है। और जितनी भी तलखियां हों, जितनी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आप हमेशा हम ये बात करते हैं कि इदारों पर जो बेजा तनकीद की जाती है, बहुत ही गलत ट्रेंड है। ना सिर्फ आप अपनी आने वाली नस्लों को एक अजीब चीजें सिखा रहे हैं, अजीब वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ना सर है ना पैर, ठीक है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई लॉजिक है, ना हिस्ट्री है, ना कुछ नहीं पता, और बेजा तनकीद करते करते आप बेसिकली पूरी दुनिया में जग हसाई का बाइस बन जाते हैं। तो इसलिए आज ये जो जब तकरीब सजेगी तो सुनो टीवी पर आप बराह रास्त देख सकेंगे और इसी पर हम तफसील से बात भी करेंगे। सीनियर एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आपने जाना कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 71वें आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, तो कहाँ कहाँ उन्होंने कमांड संभाली, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं जी, वो ख़ास तौर पर ये चेंज ऑफ कमांड जो है बाजवा साहब के दौर में जितना काम हुआ, मेरा ये ख्याल है कि उन 5-6 सालों की अचीवमेंट्स जो हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद वो इतना इम्पोर्टेंट था उस दौर में जब हमारे बॉर्डर्स की फेंसिंग हो रही थी और हमें अफगानिस्तान से और दीगर बॉर्डर से बड़ी रिटेलिएशन का सामना था। तो ऐसे में ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया गया। बहुत से इलाके जो दहशतगर्दों की गिरफ्त में कह लें, उनको आज़ाद करवाया गया और दहशतगर्दों को वहाँ से मार भगाया गया बेसिकली। और ईरान के बॉर्डर्स को, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को सिक्योर किया गया। और ना सिर्फ ये ही ना, मैं कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने फ्रंट फुट पर पाकिस्तान की मुआशत के लिए जो काम किया, खास तौर पर उन्होंने इंटरनेशनली जाकर जो मुलाकातें की, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकातें की डिफरेंट ममालिक से, उसके अलावा उन्होंने सदूर से, पीएम से मुलाकातें की, उनकी वजारतों के आला ओहदेदारों से बातें की और पाकिस्तान की जो मुआशत की डूबती कश्ती थी उसको सहारा देने के लिए, उसको बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंट फुट पर आकर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का साथ दिया। वो चाहे इमरान खान साहब हो या फिर वो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट हो। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें इतने जो है ना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को नहीं लाना चाहिए, और फिर हमारे जितने भी लोग हैं, जो आवाम हैं, फिर यंगस्टर्स हैं, जो वो टेलीविजन देखते हैं और कोई भी इस तरह का मैसेज जाता है विच इज़ नॉट गुड, और हमारे नौजवान जो हैं ये सरहदों पे हमारी हिफाजत करें और इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें इनकी जो है कोशिशों को, मेहनतों को सराहना चाहिए, और जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। अगर आप, मैं और अगर इस अवाम के मासूम बच्चे घरों में अगर सुकून की नींद सोते हैं तो वो इसलिए कि हमारे बॉर्डर सिक्योर है। और जो हमारे बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं उनको हम बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं, ठीक है। और हमारी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बेसिकली वो हमें ये सिखा रही है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली, हम नहीं ये सीख रहे, वो हमें ये सिखा रही है। खैर जी, बातें इधर उधर ना निकल जाएं। हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत अहम तकरीब GHQ में होने जा रही है और जनरल आसिम मुनीर अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब ने। गुड मॉर्निंग सर, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या स्केड्यूल होगा और कौन कौन सी अहम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी? देखिए, स्केड्यूल तो अभी उन्होंने थोड़ी देर में मेरा ख्याल है शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि काफ़ी अहम शख्सियात को उन्होंने वहाँ पे मदऊ किया हुआ है, क्योंकि ये तकरीब बड़ी खासी अहमियत इख्तियार करती है पिछले कुछ रोज़ से। ख़ास तौर पे इस मरतबा फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट की गई, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये देखना काफ़ी काबिल गौर है कि इस तरह से एक तैनाती के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचाई गई पॉलिटिकली। ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि दुनिया भर में जो आर्मी चीफ जो होते हैं उनकी तैनाती होती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, पाकिस्तान में भी होती रही है जी। लेकिन इसको कंट्रोवर्ट बनाया गया है। लेकिन जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और अहमद वलीद साहब, कहिएगा कि सारे अमल का पीसफुल तरीके से होना आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा मैसेज है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए? जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ऐसी चीजें जो क्रिएट की गई और उसके बाद फिर स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो हो रही है, और नामों के ऊपर मसले मसाइल रहे, इस मरतबा बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चीज चल रही है। तो उसमें ये है कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ उनको भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और उन्होंने जो अपनी आखिरी तकरीर की है वो बड़ी मीनिंगफुल है। और जो अपकमिंग जो आने वाले आर्मी चीफ हैं उनकी ये भी एक खासा उनका किरदार होगा आगे जाके, क्योंकि उन्होंने तो डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो अब किसी सियासी रोल में मुलव्वस नहीं होंगी, उनका कोई किरदार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सियासतदान जो है उनकी जिम्मेदारी बनती कि आप वो पाक फौज को अपने में ना घसीटे, उनके पास जाकर ना उनसे कोई मुतालबे करें, ना उनसे कोई फेवर्स लेने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है। जो आर्मी चीफ हैं उनको ये अपनी स्पीच में ये कहना पड़ा फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इदारे ने ये आइंदा जो है सियासत से दूर रहे, क्योंकि सियासत जो है कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि सियासी जो लोग दुनिया भर के वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई इदारा, कोई जिसकी खास तौर पे दिफा पाकिस्तान में उसकी रिस्पेक्ट है, दुनिया भर में जो वेटरन्स होते हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और जो सर्विस ऑफिसर्स होते हैं रिस्पेक्ट की जाती है दुनिया भर में। तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली अगर ये दूर रहेंगे तो अवाम जो है उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी पिछले से खासा जो है माहौल बहुत ख़राब हुआ था, और सियासत में उनको घीटा जा रहा था, और ऑब्वियसली उनका रोल रहा भी है। ये भी नहीं आप कह सकते पाकिस्तान की जो अफवाज है उनका सियासत में रोल नहीं रहा। सियासी बयानात खास तौर पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त सपोर्ट की गई। तो ये मेरा सिलसिला जो है नए आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, आपके ख्याल में उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखें जी, चैलेंजेस जो है वो अब दुनिया भर में जो दफाई चैलेंजेस हैं वो तब्दील हो चुके हैं, नौयत उनकी तब्दील हो गई है। जो सिक्स्थ जनरेशन वॉर है वो ख़ास तौर पे आप देखें कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, दुनिया भर की अफवाज हैं, वो नए नैरेटिव के साथ दुनिया भर में चल रही हैं, और उसकी बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की अफवाज जो उनको पूरी पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट हासिल हो, क्योंकि अवाम हासिल होगी तो बड़े मसले मसाइल होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट पे जैसे हमारे हमसाए हैं वहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं, उनके साथ हमारा से उनके साथ एनिमोसिटी चल रही है, और वो एनिमोसिटी किसी भी वक्त हॉस्टाइल होती है, और वो आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से इंडिया की तरफ से काफ़ी जारियत की गई और जवाब ऐसा दिया गया अच्छे तरीके से।
लेकिन मसला ये है कि अवाम की सपोर्ट के बगैर जो है अफवाज अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर सकती। तो ये मेरा कि बड़ा ज़रूरी है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाली क़यादत उनके लिए। और उसके बाद फिर दूसरा ये होगा कि अगर सियासतदान जो है उनको सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उनको इनसे दूर रहना है। कोई अगर स्ट्रेटेजिक और दफाई मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर कोई इंटरनेशनल मामला है जिसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी के काफ़ी जो होता है उसको मलहूज़ खातर रखा जाता है, तो उसके ऊपर बातचीत जो है, मुशावरत जो है वो बड़ी अहम होगी। लेकिन जी बिल्कुल, नॉर्मल सियासत है उससे दूर रहना होगा और सियासतदानों को भी उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। बिल्कुल। अहमद वली साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे और नए आर्मी चीफ की जो कमान की वो अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं उस हवाले से हमारे साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, थोड़ी महंगाई की बात करते हैं जी, महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। पॉलिटिकल जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, तनकीद और बदतमीजी और ये सब जहाँ चल रहा है, और वहीं पे एक ये अहम मामला है ना, आप देखें पिछले एक महीने से इस मामले को कितना कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ था, जिसने अहमद वली साहब भी कह रहे थे। अच्छा हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, ट्रांजिशन हो गई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मैसेज है। अब अहम मामला है अवाम का। अब हम बनेंगे अवाम की आवाज और हम बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। लोग अपने घरेलू बजट को अपनी तनख्वाह के अंदर पूरा नहीं कर पा रहे, वो अपनी ज़रूरियात तक पूरी नहीं कर सकते, और महंगाई ने गरीब आवाम को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इख्तिदार में है, क्या हो रहा है, क्या जंग चल रही है। उनको इस महंगाई से है, महंगाई से बिल्कुल उनको है। और बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारे जो अवाम है, गरीब अवाम इस महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। और आज गुर्बत की अगर शरह की बात करें तो इस कदर बुलंद हो चुकी है कि अगर सही मानों में 2 वक्त की रोटी भी जो है बहुत सारे लोगों को जो मैसर होती है वो उसको गनीमत समझ कर खाते हैं। और अगर वाइटामिन फराहम करने वाले फ्रूट्स और दीगर अशिया की बात करें तो वो तो खरीदने का तसव्वुर भी आम आदमी नहीं कर सकता, और तो उनके लिए नामुमकिन हो गया है। और महंगाई की वजह से जो है कमज़ोर जो हमारी, मुझे जमीन लगता है कि मौशी पॉलिसी जो बताई जा रही है, वहीं मुल्क भर में जो सैलाब जब आया महंगाई में उसकी वजह से भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। देखिए हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को संभालना है। अवाम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है महंगाई के हवाले से? सबसे पहले तो वो क्या तासुरात हैं आपको दिखाते हैं। हाल तो एक बच्चे को ही पता है, सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। बात यह है कि जब मुल्क में लाकानूनियत की इंतहा ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो होगा। चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, जो हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर कर रहा है। सब्जी इतनी महंगी है, हर चीज़, टमाटर लो, कोई भी सब्जी लो वो 200 से कम, किलो से कम नहीं होती। पहले से तो बेहतर थोड़ी सी सब्जी हुई है, लेकिन टमाटर प्याज तो वही चल रही है भाई। जो रोज़मर्रा की ज़्यादा ज़रूरी है वही सबसे ज़्यादा महंगी है। गरीब आदमी के लिए मसला है, उनके लिए पर कुछ ख्याल होना चाहिए हुकूमत को। वो बेचारे भी खाएंगे, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर चलाना है, उनका ख्याल करके महंगाई करना चाहिए। महंगाई तो मेरे भाई मसला यहाँ पे ये है कि हर किसी के अपने रेट हैं। यहाँ 150 का मिल रहा है, सिंधी होटल में 120 का मिल रहा है, 130 का मिल रहा है। हर बंदे अपने रेट है, और वो सामने जाएँ तो 200 रुपये का मिल रहा है। हर बंदा अपना अपना दाव चला रहा है जहाँ चल रहा है। महंगाई की सूरत हाल ये है जनाब के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। जो कहते हैं ना कि गरीब गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर, वो भी रोने लगा। सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। अब तो लग रहा है इमरान खान साहब भी अपना ही खेल रहे हैं। सब आवाम की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। आवाम ने लोगों को जो ऊपर बैठे हैं लाने वाले आवाम ही है ना। आवाम सही फैसला करेंगे, हर चीज़ सही हो जाएगी। बस मेरा मकसद ये है कहने का। महंगाई तो ये बढ़ती रहेगी, आप इसको रोक ही नहीं सकते, क्योंकि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। डॉलर का सारा इफेक्ट देख रहे हैं आप, महंगाई इसी वजह से है ना। अब डॉलर को डाउन करेंगे, कारोबार चलेंगे, मैशत जब भी चलेगी ना। मैशत तो चल ही नहीं रही, सारा कुछ रुक गया है उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अवाम भी कि मईशत तो चल ही नहीं रही, सब कुछ रुक गया। और जिस तरह से उन्होंने प्राइस की बात की, सब्जियों की अगर हम बात करें, प्याज, टमाटर, आम आदमी की दस्तरस से अब ये चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं। और इस वक्त हमें इस टॉपिक पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। गुड मॉर्निंग। कहिएगा सर के इशारिया क्या बता रहे हैं कि ये महंगाई और कितनी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी?
देखें, बात यह है कि स्टेट बैंक ने अभी मालियाती पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कहते हैं, दी है जुम्मे वाले दिन। उसमें जो है स्टेट बैंक ने महंगाई की तरफ बात की और शरह सूद को बढ़ाया है। स्टेट बैंक ने कहा है कि पहले वो 18 से 20% महंगाई तो कर रहे थे, अब वो 21 से 23% उनको लग रही है। हालिया तौर पे अक्टूबर का अगर आप महंगाई का नंबर देखें जो इदारे शुमारियात जारी करता है, उसके हिसाब से 27.5% महंगाई है पाकिस्तान जी। और अगर आम लोगों से, जैसे अभी आपने भी टेप्स चलाई, ऑडियोस चलाई, आम लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जी 100% से ज्यादा महंगाई है। और वैसे अगर देखा जाए तो बिजली के बिल भी डबल आए हैं, ये टमाटर, प्याज, सब्जियां ये भी महंगी है। इसके अलावा पेट्रोल भी जो है, जब इमरान खान की हुकूमत थी 150 थी तो 200 रुपए हुआ है। तो वो तो कहते हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं ये सारी हुकूमत इदारे, ये जो है 25-30% महंगाई है, इससे कहीं ज्यादा है महंगाई। जी। सवाल ये है कि देखें, महंगाई तो जब से मैं भी पैदा हुआ और आज तक जो है हर दफा नया रेट ही देखा है हर चीज का, लेकिन साथ साथ आपकी जो है ना कुव्वत खरीद अगर बेहतर होती जाए, आपकी रोजगार बेहतर होती जाए, आपकी तनख्वाह या कारोबार या आमदनी बेहतर हो, तो ये महंगाई भी बंदा जो है ना उसको पी लेता है या बर्दाश्त कर लेता है, एब्जॉर्ब हो जाती है जी। अब की दफा जो हुआ है पिछले 6-7 महीनों में, एक तो होश रुबा महंगाई हुई, यानी कि 30% कोई कम महंगाई नहीं होती। 12-8 एवरेज पाकिस्तान में 7-8% होती थी। अगर बहुत ज्यादा हो जाती थी तो लोग कहते थे 11-12% महंगाई हो गई है। ये 30% एक तो ये रीच से बाहर है। दूसरा ये कि 6-8 महीने में मईशत का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है, कारोबार तबाह हो गए, तनख्वाहें लोगों की जो है उल्टा गिर गई और जो है टाइमली चीजें नहीं हो पा रही, फिर उसके ऊपर फ्लड्स आ गए। तो हुकूमत में जो है ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत मिस मैनेज की ये चीजों को और उसने कहीं पे ख्याल नहीं रखा कि किस तरीके से लोग सफर कर रहे हैं जी। और जो है तारीखी महंगाई, आपको मैं बता दूं, ये 50 साल की सबसे तारीखी महंगाई है और ये दुनिया में भी अभी आई थी, लेकिन उसकी वजह जो है दूसरी थी। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं मकामी तौर पे जो चीजें पैदा होती हैं उसकी रेट बहुत आसमानों पे चले गए, जैसे टमाटर, प्याज और चीजें हैं, चावल का रेट भी समय डबल हो चुका हुआ है जी। तो ये हमारी नाकामी है। और जो है फिर इसके अलावा दरामदी पाबंदियां लगी तो जो दरामद होती चीजें उनके रेट बहुत बढ़ गए और हुकूमत ने कहीं पे उसकी कान पे जू भी नहीं रह गई कि वो एक आम आदमी के लिए क्या करे, उल्टा टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जी। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। मुजम्मिल असलम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे जनाब स्मॉग और धुंध की वजह से जो ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो जाता है और मोटरवे पुलिस जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। बहुत सी लेन्स को स्पॉट्स को बंद किया जाता है, उसको पार्शली करना पड़े या पूरी मोटरवे को बंद करना पड़े, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। रिसेंटली मोटरवे पुलिस की जानिब से एक कैंपेन भी स्टार्ट की गई है जिसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं, ख़ास तौर पर ट्रॉलर्स हैं या ऑयल टैंकर्स हैं उनके दाखिला भी ममनुआ होगा ड्यूरिंग जो टाइम शेड्यूल दिया जाएगा मोटरवे पुलिस की जानिब से। तो धुंध के साथ और फिर स्मॉग का जो राज शुरू हो गया और आज धुंध बहुत ज्यादा थी जमील, जब मैं ऑफिस भी आ रही थी तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा धुंध थी और विजिबिलिटी कुछ दिनों में जीरो हो जाएगी। तो बहुत एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की जरूरत है और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं SP मोटरवे पुलिस शहबाज आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी शहबाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे मौसम तब्दील होता है, सर्दियां आती हैं, धुंध, स्मॉग, ये सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और मोटरवे पर जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हादसात रूनुमा होते हैं। आप बताइएगा इस हवाले से मोटरवे पुलिस क्या एहतियाती तदाबीर अपना रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक बहुत बड़ा इशू है विंटर सीजन में, स्पेशली जब फोग का सीजन होता है जी, तो विजिबिलिटी डेफिनेटली कम हो जाती है और रोड के ऊपर जो एक नॉर्मल आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं उससे हट के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। उसमें जो सबसे मेन जो इशू होता है वो आपकी विजिबिलिटी होती है।
और उसके लिए मोटरवे पुलिस डेफिनेटली बहुत सारे इकदाम किए हैं और इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमने इस पे एम्फोसिस की है। उसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ड्राइवर्स का कुछ टिप्स पे अमल करना है। देखिए जब धुंध आनी है जी तो डेफिनेटली रोड के ऊपर इक्वली विजिबल हर चीज़ नहीं होती जी। मीन्स के हर एक की आई साइड का भी डिफरेंट होता है एक लेवल, तो वो सर्टेन रूल्स को आप अगर अडॉप्ट करें तो यू कैन ट्रैवल इजीली टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सबसे पहले जो मेरी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे दोस्त अहबाब होते हैं, व्हेनेवर दे कॉल मी कि जी हमने ट्रैवल करना है और फोग है, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी कोई टास्क इनएविटेबल नहीं है, यू मस्ट स्टे एट होम। एग्जैक्टली। और कोशिश करें कि जब विजिबिलिटी क्लियर हो देन आप मूव करें। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस है और आपको मूव करना है तो देयर आर फ्यू टिप्स, वो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, वो मस्ट अडॉप्ट करें। एक तो ये कि अपनी जो फोग लाइट्स होती हैं आपने वो इंस्टॉल करवानी है गाड़ी में, ठीक है। और ड्यूरिंग ड्राइविंग आपने हाई बीम का यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप हाई बीम यूज़ करते हैं तो बेसिकली फोग जो है दीज आर द वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। ट्रू। और मज़ीद कम हो जाती है। हाँ, वो लाइट जब आप हाई बीम पे करते हैं तो वो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ ही आती है और आपकी विजिबिलिटी फर्दर लो हो जाती है जी। और जब आप ये फोगलाइट्स यूज करते हैं, फोगलाइट्स चूंकि बम्पर के नीचे लगी होती हैं, वो आपको अच्छी विजिबिलिटी देती है रोड की, बिल्कुल, ठीक है। वो उसकी वजह से भी आपको पाथ का भी पता चलता रहता है। सेकेंडली अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आप कंट्रोल करें जी। मोबाइल फ़ोन को आप एक साइड पे रखें। कोशिश करें कि आप अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप सुनने की कोशिश करें। गाड़ियों के इंजन की आवाज़ या हॉर्न या जिस तरह भी होता है, क्योंकि समटाइम्स आपको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी आपको प्रॉपर्ली आइडिया नहीं हो सकता जी। थर्ड, जब आप रोड के ऊपर आ गए और अचानक धुंध आ गई है, देन यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस, लाइक रोड के ऊपर लेन मार्किंग है, रोड के ऊपर जो कैट आइज होती हैं, जो भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं रोड्स के ऊपर, वो आपको आइडिया होता रहता है कि रोड अभी कहाँ पे टर्न कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक। वो भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हैजर्ड्स भी ऑन कर दिए जाएं। हैजर्ड्स बिल्कुल, ये आगे एक फर्दर स्टेप है जी। हैजर्ड्स, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है उसका जो पेनिट्रेशन पावर उस तरह नहीं है जितनी येलो लाइट की या उस तरह की होती है, वो विजिबल होती हैं फोग में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एक और ट्रेंड है कि लोग क्रूज कंट्रोल का यूज़ करते हैं। क्रूज कंट्रोल का यूज़ धुंध में मैं बिल्कुल उसको सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि क्रूज कंट्रोल में आपका कंट्रोल गाड़ी के ऊपर नहीं रहता जी। तो यू मस्ट हैव योर ओन होल्ड ऑन योर व्हीकल। क्रूज कंट्रोल से भी आप अवॉइड करें। फिर एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपके अपने फ्रंट और रियर स्क्रीन को विजिबल रखना है। उसके ऊपर मिस्ट नहीं आनी चाहिए। डिफ्रॉस्टर अपने ऑन रखें। हाँ, इसको आप कुछ उसके कुछ मेथडोलॉजीज है, इजीली नेट पे भी अवेलेबल है कि किस तरह यू हैव टू क्लीन योर फ्रंट और रियर स्क्रीन। बिल्कुल, दौरान ड्राइविंग भी वो हाँ, ड्यूरिंग ड्राइविंग बहुत जरूरी है। हेडलाइट्स पे येलो पेपर लगा लेना भी क्या फायदा? हाँ बिल्कुल है। उसकी जगह विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है आपकी रोड के ऊपर, क्योंकि रोड की सरफेस डार्क होती है जी। रोशनी ऑब्जेक्ट वही नजर आता है जो आपकी रोशनी अब्सॉर्ब करता है जी जी, ठीक है। बिल्कुल, ब्लैक जो रोड का सरफेस होती है, तो जब आप लो बीम पे चलते हैं तो वो आपको थोड़ा सा इजीली आपको रोड नजर आती है, क्योंकि फोग 1 से 2 फीट तक रोड से ऊपर होती है, बिल्कुल रोड के साथ नहीं होती, सो डैट के आपको वो विजिबल नजर हो जाए। और भी एक दो अच्छा शहबाज साहब, वैसे तो मोटरवे पुलिस बहुत काम करती रहती है, जैसे कैट आइज और टाइगर आइज इंस्टॉल करना, या जहाँ टर्न्स होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं और बहुत अच्छा उसको मैनेज किया जाता है। आपको लगता है कि धुंध के बायस आप वो मोटरवे को बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन अगर थ्रू आउट रिफ्लेक्टर डिवाइडर पे इंस्टॉल अगर कर दिया जाए तो क्या वो हेल्पफुल होगा, या मुश्किल बहुत है ये काम? ये एक्चुअली
ये हमारा जॉइंट वेंचर होता है एनएचए के साथ। हमारा जो मोटरवे पुलिस का काम है वो प्योरली इन्फोर्समेंट है जी बिल्कुल। जो रोड इंस्टॉलेशन या रोड फर्नीचर है दैट इज़ प्योरली द वर्किंग ऑफ एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो हम इन कोऑर्डिनेशन ये सारी वर्किंग करते हैं। थ्रू टू दैट सीजन हम लेन मार्किंग को इंश्योर करते हैं, कैट आइज को इंश्योर करते हैं, जो यू टर्न्स होते हैं उनको विजिबल रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, ताकि किसी गाड़ी को नुकसान ना हो जी। तो देखें बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है जो चेन एक्सीडेंट्स होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप मोटरवे पर ट्रैवलिंग करें, एकदम डेंस पैच आ गया क्या होता है कि ये इंस्टिंक्ट है इंसान की का फौरी तौर पे ब्रेक लगा दें। एंड दैट इज द हैविक दैट यू माइट क्रिएट ऑन मोटरवे और ये चेन एक्सीडेंट्स का बाइस बनता है। Exactly. तो आप पैनिक ना हो, पुल ओवर योर व्हीकल ऑन अ हार्ड शोल्डर, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, हैजर्ड्स ऑन कर लें और जब तक आप समझते हैं कि जो सिचुएशन है रोड की वो थोड़ी सी बेहतर नहीं हुई, अनटिल अनलेस आप वहाँ पे ट्रैवल ना करें, लेकिन अपने आप को रोड साइड से हट के अपने आप को रोक और लें। स्लो ड्राइव पे स्लो ड्राइव, स्लो ड्राइव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी। आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि आपका जो सेफ डिस्टेंस है नेक्स्ट व्हीकल से वो बहुत जरूरी है, सो दैट कि जब व्हेनेवर यू अप्लाई ब्रेक तो आपके पास इतना Margin टाइम हो, मार्जिन हो, Exactly. कि आप विदाउट एनी क्लूजन आप इजीली अपनी कार को आप ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ पर तो गाड़ी से गाड़ी शहबाज साहब मिली होती है और गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी होती है, मतलब लोगों का वो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है। अच्छा, जब हम ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं तो मोटरवे के गिरदो नवाह में अक्सर लोग फसलों को, खेतों को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मजीद धुआं पैदा होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। मुझे बताइएगा कि क्या ये आपके दायरा इख्तियार में है इसको कम करना, इस पर काबू पाना, और अगर नहीं है तो इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है? जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है जो हम फेस कर रहे हैं। जो रोड साइड रिमेनिंग्स होती हैं जितनी भी फसलों की होती है जी। तो वो जब उसको आग लगाते हैं स्मोक क्रिएट होती है, स्मोक फोक के साथ मिलके स्मोक क्रिएट कर देती है और वो ज़्यादा डेंजरस है, वो परसिस्टेंट है, ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा डेंस हो जाती है, उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसके लिए हमने जो उन गांव में जाके या जो फार्मर्स हैं उनको ब्रीफ करते हैं, उनके साथ सेशंस करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने स्पेशली रोड साइड्स के साथ आपने जी इनको आपने बिल्कुल आग नहीं लगानी। और टेक्नोलॉजीज भी हैं और टेक्निक्स भी हैं जो इस चीज़ को हम इसको वो कर सकते हैं। तो वो ये है कि जो कोऑपरेट करते हैं जी, कुछ लोग तो कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते तो उनके खिलाफ फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं, FIRs होती हैं और वो मोटरवे पुलिस ही लेती है वो जी एग्जैक्टली बिल्कुल। और इस पे लॉज हैं, इस पे फाइन बिल्कुल लॉज हैं। देखिए मोटरवे की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है योर सेफ जर्नी, रोड यूजर्स को एक सेफ पैसेज मुहैया किया जाए और विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी हर्डल फ्री आपका जर्नी जो है ना उसको हमें इंश्योर करना होता है और उसके लिए जितने भी पॉसिबल स्टेप्स होते हैं वो हमने लेने होते हैं। और ये भी दिस इज़ वन ऑफ देम कि अगर कोई इस तरह की आग लगा के आपके लिए विजिबिलिटी को लो कर रहा है तो उसके खिलाफ हम एक्शन बिल्कुल सही। अच्छा, जो अभी कैंपेन आपकी स्टार्ट हुई है उस हवाले से भी थोड़ा हम शहरियों को आगाह करें। वो क्या कैंपेन है जिसमें हैवी व्हीकल्स का जो दाखिला है वो किन औकात में होगा? जी डिफरेंट कैंपेन चल रही हैं। उसमें हमारे आईजी साहब जनाब खालिद महमूद साहब और जो हमारे जोनल कमांडर हैं नदीम साहब, उनकी ख़ास हिदायत पे हमने एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट की है। उस कैंपेन में हमने ओवर स्पीडिंग जो करती हैं व्हीकल्स उनको काउंटर करने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। पहले तो ये होता था ना कि ये एक डेटरेंस क्रिएट होती है बेसिकली, जो ओवर स्पीडिंग आप करते हैं, आप हर गाड़ी ओवर स्पीड गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेटरेंस कि लोगों को पता हो जी कि यहाँ पे स्पीड चेकिंग है और हमने एक लिमिट में जाना है जी। ये एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह है। और जो दूसरी बात आपकी टैंकर्स के हवाले से है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लॉरीज होती हैं, टैंकर्स होती हैं, ये फ्लेमेबल मटेरियल जी उसको ये कैरी कर रही होती है और अल्लाह ना करे कि फोग में किसी भी किस्म की अनटवर्ड सिचुएशन बनती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। उसको काउंटर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ मिलके नेशनल लेवल पे कि जो रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक जी इनका मोटरवेज और हाईवेज पे ट्रैवलिंग जो है उस पे वो मना है। हाँ, एम्बार्गो इम्पोज किया है।
सो डैट के कोई ऐसी सिचुएशन हो, स्पेशली धुंध में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं, तो धुंध में तो इनको हमने ये कहा हुआ है कि जब भी धुंध आती है तो ये अपनी गाड़ियों को कहीं पे पार्क कर रेस्ट करें, ठीक है, और जब विजिबिलिटी क्लियर हो देन मूव करें, और डे टाइम में सिर्फ ये ट्रैवल करें, हाँ, डे टाइम में इनके लिए ताकि वो सेफ टाइम है। लिमिट पे भी कोई कर रहे हैं, स्पीड लिमिट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, मैंने सुना था कि कम कर रहे हैं शायद। नहीं, कुछ सर्टेन एरियाज पे हमने स्पीड लिमिट को हमने थोड़ा सा मिनिमाइज इसलिए किया है, जैसे लाहौर से काला शका कोई ये बहुत बिजी एरिया, क्योंकि जीटी रोड को ज्वाइन करने वाली ट्रैफिक ये एक्चुअली लाहौर का बाईपास है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, ओवर स्पीडिंग करेंगे यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमने कुछ जो सर्टेन एरिया जहाँ पे ट्रैफिक फ्लक्स ज्यादा है, वहाँ पे हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि स्पीड लिमिट बाय 10 किलोमीटर्स हमने रेड्यूस किया, जहाँ पे 130 थी वहाँ 120 कर दी, जहाँ 120 वहाँ 110 कर दी। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, आपने जिस तरह से धुंध का बताया, जिक्र किया, धुंध की वजह से बताइएगा कि कौन कौन सी मोटरवेज मुतासिर होती हैं और ज्यादा किन इलाकों में मोटरवेज जो है वो बंद रहती है? ये इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया कि किस एरिया में, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में ही होगा, ठीक है, चेंज होता रहता है क्या ये अकॉर्डिंग टू धुंध? ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया से मोटरवे गुजर रही है वहाँ का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर खेत है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फोग की प्रिवेल करने की। तो जस्ट लाइक M1 है, पेशावर वाली मोटरवे, वहाँ पे भी फोग है, वहाँ पे भी अक्सर जब फोग ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्लोज कर देते हैं। इस्लामाबाद से आगे वहाँ पे भी होती हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ये फोग प्रिवेल करती है और हम समझते हैं कि रोड यूजर्स के लिए ये सेफ नहीं है, तो वहाँ पे फिर हम रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकि लोगों की इंसानी जान को बचाया जा सके, बिल्कुल, और उनकी गाड़ी का नुकसान। अच्छा शहबाज साहब, कार फिटनेस पर भी तवज्जो दी जाती है? वैसे तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर कोई गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाए तो उसको टो किया जाता है और या फिर वहीं पे उसको ठीक किया जाता है, तो क्या वो गाड़ी मोटरवे पर सफ़र ही ना करे जो फिट नहीं है? इस पर भी बिल्कुल, इस पे हमने बड़ा एम्फेसिस किया हुआ है, स्पेशली जो गाड़ी के टायर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब मार्केट में स्मगल टायर्स भी यूज़ हो रहे हैं, जेन्युइन टायर्स भी यूज़ होते हैं। स्मगल टायर्स की लाइफ कम होती है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कुछ टायर्स बहुत वीक होते हैं। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अल्लाह ना करे कि आप वीक टायर्स के साथ गाड़ी के साथ ओवर स्पीडिंग करते हैं या आप स्पीड से मोटरवेज पे जैसे जाते हैं तो उनकी बस्ट होने का खतरा होता है। तो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स होते हैं, ना सिर्फ कि हम रोड यूजर्स को ब्रीफ करते हैं, उन्हें ब्रीफिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जो इस किस्म की गाड़ी होती है रेस्ट कंडीशन में या इट सीम्स कि ये गाड़ी चल के आगे प्रॉब्लम करेगी, उसको हम एंटर नहीं होने देते। वीक टायर्स के साथ या उसकी जो अपरेंट कंडीशन, उसकी फ्रंट लाइट बैक लाइट्स प्रॉपर नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, तो ये चीज़ें हम बिल्कुल हम मॉनिटर करते हैं, उनको चेक करते हैं। अच्छा शहबाज साहब, हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए ये भी बता दें कि टायर बर्स्ट होने की सूरत में, पंक्चर होने की सूरत में बहुत पैनिक हो जाते हैं हम, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? खास तौर पर अगर अगला टायर बर्स्ट हुआ है या पिछला टायर बर्स्ट हुआ है तो फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर तो सबसे पहली जो चीज़ है, यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स। आपको ये चीज़ जज करनी चाहिए कि आपका ये फ्रंट टायर पंक्चर हुआ है या आपका रियर साइड का टायर है। देन उसके बाद आगे फर्दर हम मूव करेंगे। फ्रंट टायर के लिए मैंने जैसे भी पहले मैंने ये कहा कि आपने फौरन तो ब्रेक अप्लाई नहीं करनी जी। यू फर्स्ट हैव टू रिड्यूस योर स्पीड, देन उसके बाद आप गेट डाउन करें। अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें आप डी पे आप चला रहे हैं, उसमें आपने ना उसको न्यूट्रल करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डी पे रहने देना है। और रियर अपनी जो बैक व्यू मिरर है उसमें आपने देखना पीछे से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। फौरी तौर पे ये जो 2-3 स्टेप्स हैं ये आपने फौरी तौर पे करने हैं। रेस से पाँव उठा देना है, रियर व्यू में गाड़ी को चेक करना है और साथ ही गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। और स्टीयरिंग को आपने स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है, सही, ठीक है। और ग्रेजुअली आपने उसको लेफ्ट साइड पे हार्ड शोल्डर की तरफ गाड़ी को लेके आना है, ठीक है। इन दैट वे you easily control your vehicle. और the same is the scenario for rear side, क्योंकि जब rear side का होता है तो उसमें आपको स्पोर्ट फ्रंट टायर्स की होती है जी। तो उसमें आप स्लाइटली सी ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि ब्रेक फ्रंट व्हील्स पे अप्लाई हो रही है, फ्रंट व्हील गाड़ियाँ होती हैं।
तो ये बाकी का प्रोसीजर सेम है। इसी तरह आपने गाड़ी को आपने ऐसा ऐसा हार्ड शोल्डर की तरफ लाके आपने पुल ओवर कर देना, वहाँ पे खड़ा कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, ब्रेक नहीं फौरन से लगानी, दिस शुड नॉट बी। ठीक है शहबाज साहब, ये भी बताइएगा कि जनरल ड्राइविंग एथिक्स क्या है ड्राइवर्स के लिए, जो रोड यूजर्स हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे ड्राइविंग करते हुए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो मेन हमारा पर्पस है, देखिए जो मोटर पुलिस या रोड सेफ्टी एजुकेशन जो इसका बेसिक पर्पस है वो है आपको एक्सीडेंट से बचाना। बिल्कुल। किसी किस्म की फैटेलिटी से आपको और किसी किस्म की भी लॉस से आपको बचाना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रोड सेफ्टी रूल्स का पता हो, लॉस का पता हो, और आपके अंदर एक लॉ अबाइडिंगनेस की स्पिरिट भी होनी चाहिए। ये सबसे आई हैव टू ओबे द लॉज। दैट अनफॉर्चुनेटली इस पे कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोटरवे पुलिस जिन 3 पैरामीटर्स पे वर्किंग कर रही है, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, ये हमारे वो एथिक्स हैं जिसकी वजह से लोग हमें पसंद भी करते हैं, हमारी सर्विसेज को लाइक भी करते हैं और हम पे ट्रस्ट भी करते हैं। व्हेनेवर दे इंटरेक्ट विद मोटरवे पुलिस तो वो एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस अपना एक्सप्रेस करते हैं। बात यह है कि जब हम आपको वो एक आपकी जो होती है आपकी तबीयत के मुताबिक आपको डील करें, तो देन यू हैव टू ओबे आवर रूल्स। और ये आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट पहने, अपनी गाड़ी को फिट रखें, निकलने से पहले आप देखें कि जो पोटेंशियल हैजर्ड्स आपको रोड के ऊपर आ सकते हैं आप उनको अच्छी तरह उनकी प्रिपरेशन करें। और जब आप रोड के ऊपर आ जाते हैं then there should be no distractions including mobile phone, including other movements within your car। आपको कंसंट्रेट करके गाड़ी चलानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, और रूल्स को ओबे करें। होपफुली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन वेरी सेफली। और ये मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस ट्रैफिक कल्चर को परवान चढ़ाना चाहिए ताकि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। जी शहबाज साहब, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की और बड़े आपने अच्छी चीज़ें भी बताई। ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो मुझे लगता है सबको लेनी चाहिए वाइल ड्राइविंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंस है इसकी भी, जो कि लोग बनवाते ही नहीं हैं। लोगों को लगता है बूढ़े हो गए होते हैं बहुत सारे लोग और वो कॉल्स करके बनवा रहे होते हैं कि यार वो एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो। उनकी भी कोशिश होती है मुझे जाना ना पड़े, घर पे कॉल पे किसी से सिफारिश करवा ली, किसी से कह दिया। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गाड़ी को चलाना है, एनीथिंग आप कुछ भी चलाते हैं, आप तब तक लाइसेंस हासिल ना करें जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि कितना जरूरी है। कंट्रीज में तो एक साल लग जाता है, पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप ड्राइविंग सीखते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं और अक्सर आप फेल होते हैं। आप अगर इंटरनेशनली जाके यहाँ वाले साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाता है लाइसेंस के हुसूल के लिए। और यहाँ पर तो आप बगैर लाइसेंस के चला रहे होते हैं लोग और उनको लगता है बस अब ठीक है गाड़ी चलानी आती है, बेसिक पता है। आपके ख्याल में इस पे मजीद कितनी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है? जी इस पे डेफिनेटली स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था बाइक राइडर्स के लिए, हाँ जी, कि हेलमेट बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हेड इंजरी की वजह से ज्यादातर फैटेलिटीज हो रही थी, ज्यादातर लोग, तो वो लोगों ने पहना। इट डिपेंड्स कि आप रूल्स तो बना देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सेम इसी तरह हमारे यहाँ जो बोगस लाइसेंसेस की काफ़ी भरमार है पूरे पाकिस्तान में। उसके लिए कुछ सजेशंस ये हो सकती है कि एक तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम या तो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और फुल प्रूफ होना चाहिए और उन पैरामीटर्स के होना चाहिए जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में हाँ वो प्रैक्टिस चल रही है कि ये एक स्ट्रिक्ट टेस्ट होना चाहिए। और क्योंकि देखें कोई भी जस्ट लाइक आपने जैसे पायलट्स होते हैं उनका लाइसेंस होता है, वो जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है वो प्लेन नहीं उड़ा सकते। जिस तरह भी कोई स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होती हैं इसी तरह गाड़ियों के लिए भी प्रॉपर लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसका प्रॉपर आपने टेस्ट दिया हो, प्रॉपर उसकी रिटन टेस्ट आपने क्लियर करें, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करें और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी को वो एग्जामिनर चेक करे कि इधर इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग और नॉट। एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर ये है कि जो ऑलरेडी लेजिस्लेशन हो भी चुकी है और रूल्स बन भी चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि रूल्स आर देयर
बट वहाँ पे स्ट्रिक्ट सर्विलेंस की जरूरत है और इन रूल्स को सो डैट के कोई भी हो, किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उनके लिए सेम क्राइटेरिया हो, उन तमाम को उस क्राइटेरिया से गुजरना चाहिए। बिल्कुल। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस में भी ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और हम इस्लामाबाद में भी फिलहाल फर्स्ट फेज में वहाँ पे लाइसेंसेस बन रहे हैं, या शेखपुरा में भी बन रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट हमारी कोई भी, बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में गो थ्रू होते हैं, मोस्टली दे कम फॉर द सेकंड अटैम्प्ट और फुली प्रिपेयर्ड होके आते हैं। वहाँ पे सर मेरा भी बना है बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, और जिस तरह से वो टेस्ट लिया गया था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज डिफिकल्ट और बहुत जरूरी आई थिंक, और अच्छा भी है, जरूरी भी है। जरूरी भी है। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई हुई ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी, खासतौर पर मोटरवे में जो एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है इन हादसात को कम करने के लिए। मोटरवे पुलिस जो है वो मुख्तलिफ इसमें चेंजेस भी करती रहती है। आपने ये तमाम तर तफसील भी जानी और ये जाना और बहुत किस तरह बहुत से मुझे लगता है प्रोडक्टिव ये डिस्कशन थी हमारे नाजरीन के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर किसी एक शहर से दूसरे शहर में थ्रू मोटरवे जाने के ख्वाहिशमंद हैं। वो ये सारी एहतियाती तदाबीर को अपने जहन में रखें ट्रैवल करते हुए, और इन कवानीन को प्लीज़ फॉलो करें। ये आपकी, हमारी, हम सबकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हिफाजत के लिए। ये ऐसे नहीं है कि आपको ये लगे अच्छा मुझे क्यों रोक लिया या मेरा ही क्यों चालान हुआ है। तो खैर जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। वक्त खत्म हो चुका है, तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिए मुझे और जमील सकेरा को दीजिए इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।